नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 टियर 1 पहले दिन का शिफ्ट 2 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 का पेपर भी सॉल्व किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें मैं पहले तो आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे यूज़ हुए रूल और कॉन्सेप्ट्स को भी शेयर करूंगा और साथ ही हम सारे ऑप्शंस को भी एनालाइज करेंगे। तो जिन भी क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे, जो वर्ड्स होंगे, उनके मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप चाहें तो वो सारे कॉन्सेप्ट और मीनिंग्स नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीजीएल 2022 टियर 1 डे 1 शिफ्ट 2 इंग्लिश का पेपर। तो ये इंग्लिश है और क्वेश्चन नंबर 1, हमें गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव पैसिव का सबसे पहला रूल ये है कि हमको गिवन सेंटेंस का टेंस पहचानना है। प्रिया वॉशेज हर क्लोथ्स इन द इवनिंग, जो हमारा सेंटेंस है उसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज़, आर और एम। और एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा हमेशा। तो चलिए देखते हैं। प्रिया वॉशेज हर क्लोथ्स में जो क्लोथ्स है वो अभी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि क्लोथ्स हमारा प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ वर्ब आएगा आर और वॉशेज विल बी कन्वर्टेड इनटू वॉश्ड, तो हो जाएगा क्लोथ्स आर वॉश्ड। तो ये ऑप्शन थर्ड है जिसमें है द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है वो वाई के बाद यूज़ होता है। तो ये बेसिक रूल है एक्टिव पैसिव का जो आपको याद होना चाहिए। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन सेंटेंस है, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है किसी एक पोर्शन पे। तो हम पढ़ेंगे इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम। ये वुड यहाँ पे मॉडल है और ये सही यूज़ हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 2 है इफ़ ईच ऑफ देम न्यू, इसमें भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। थर्ड है टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, ये भी सही है। और फोर्थ है एग्जैक्टली वॉट फेट हैड इट स्टोर फॉर देम। तो आपको याद रखना है कि एक फ्रेज होता है इन स्टोर फॉर समवन, ठीक है। इसका मीनिंग लिख लीजिए, गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर टू समवन, यानी कि किसी के साथ फ्यूचर में होने वाला कुछ भी चीज़ जो होती है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि आपके लिए स्टोर में क्या है, मतलब भगवान ने आपके लिए क्या स्टोर में रखा है आप नहीं जानते। इसका मतलब ये कि भगवान ने आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है आपको नहीं पता। तो जो हमारा सही जवाब होगा ये होगा एग्जैक्टली वॉट फेट हैड इट स्टोर फॉर देम। इट की जगह हमारा इन आएगा और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इन स्टोर फॉर देम याद रखिए एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन है कि हमको ब्लैंक में एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्ड्स को देख लेते हैं। वर्ड क्या है, ऑफिशियल। तो आपको पता है कि ऑफिस से रिलेटेड जो वर्ड है वो ऑफिशियल हो गया। ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑफिशियल हो गई। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, है ना, जो बहुत फेमस होता है उसको एमिनेंट एक अनदर वर्ड है फेमस के लिए। ऑल्टरनेटिव, किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव यानी किसी चीज़ का ऑप्शन, है ना। और फोर्थ है इंसाइटफुल, मतलब बहुत ही गहन सोचा हुआ, है ना। परसेप्टिव, है ना। थॉटफुल बोलते हैं ना कि बहुत विचार करने के बाद आपने कोई चीज़ बोली है। तो जब यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो डॉक्टर ने एडवाइस किया नर्स को मेडिसिन देना है पेशेंट को। तो कोई सोची हुई मेडिसिन देने का तो कोई मतलब है नहीं, राइट। तो ये तो होगा नहीं। फेमस मेडिसिन, ऑफिशियल कुछ भी नहीं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही होगी, है ना।
क्योंकि पेशेंट को हमको अगर कोई मेडिसिन नहीं मिल रही तो एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पेशेंट को दे दीजिए। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको याद रखना है और इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो अगर हम इनमें ऑप्शंस देखें, जो बाकी ऑप्शंस हैं अगर उनकी मीनिंग आपको पता है तो जो बचा हुआ वर्ड है वो अपने आप आंसर हो जाएगा, समझे आप। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको मीनिंग्स बता देता हूँ। ग्रेटिस का मतलब क्या होता है, फ्री, है ना। ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है वो ऐसा इंसान जिसको बहुत नॉलेज है खाने के बारे में, खाने की क्वालिटी के बारे में, है ना। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अ पर्सन विद नॉलेज ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड, है ना। जिसको फूड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। ग्रेशियस, काइंड, है ना, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही ग्रेशियस बंदा है, बहुत ही काइंड है, दयालु है, ठीक है। तो अब जो मीनिंग बचा यानी कि ग्राफ्ट, ग्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। तो आप इन सारे मीनिंग्स को नोट करते जाइए जिससे आपका वोकैब का डेटा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिर से हमको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या, विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे, ठीक है। अभी जो द शॉप है ना वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और विल बी डिलीवर्ड, तो आपको याद होगा कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो कन्वर्ट हो जाता है विल स्लैश सेल प्लस बी, है ना। विल प्लस शैल, विल स्लैश शैल प्लस बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता ही होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो विल प्लस शैल बी हमको दिया है, यानी कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। तो विल बी तो होगा नहीं, ठीक है। वुड बी, वुड तो होगा नहीं, है ना। तो आंसर बनेगा द शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स ऑन मंडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड अ ट्रिवियल इशू, ठीक है। तो वर्ड ट्रिवियल दिया हुआ है, इसका हमको एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना तुच्छ, है ना, या फिर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, है ना, जिसकी कोई मतलब बहुत कम इम्पोर्टेंस हो। तो कम इम्पोर्टेंस हो, और एंटोनिम क्या हो, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। तो अंडररेटेड, अंडररेटेड भी वही बोलते हैं ना कि ये एक्टर बहुत अंडररेटेड है ना, यानी कि इसको इसकी ड्यू नहीं मिलती है, यानी कि ये भी क्या हो गया, लेस इम्पॉर्टेंट। अंडररेटेड का ही वही मतलब होता है, ठीक है। काइंड, काइंड आपको पता है दयालु, कोई मतलब नहीं, है ना, दयालु तो होगा ही नहीं इसका एंटोनिम। प्रॉब्लमैटिक, कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लमैटिक मतलब प्रॉब्लम से बना हुआ है ना, प्रॉब्लम से डिराइव्ड है ये वर्ड प्रॉब्लमैटिक, मतलब बहुत दिक्कत है पैदा करने वाला। और सीरियस, तो सीरियस का क्या मतलब हुआ कि ऑफ हाई इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो हमारा ट्रिवियल का एंटोनिम हो गया सीरियस, सही जवाब हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, पैराजंबल, ठीक है। तो पैराजंबल में क्या है ना कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रूल्स क्या हैं, कि आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद आपको कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश करनी है सेंटेंस के बीच में, और थर्ड ऑप्शंस को एलिमिनेशन भी यूज़ करिए, ठीक है। हम सेंटेंस पढ़ते हैं। अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ना। आ पैंथर यूज़ किया है। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज। अच्छा, अभी देखो कि लिखा है ना हिज क्राइज, हिज मतलब किसकी क्राइज, हमें तो नहीं पता ना, तो इससे तो शुरुआत होगी नहीं, क्योंकि हिज मतलब, इसका मतलब ये है कि हिज यानी कि पहले भी हिज इसके बारे में बात हो चुकी है, जिसकी क्राइज की बात विलेजर्स ने सुनी है ना। तो ये तो होगा नहीं बिगिनिंग। इट सीक्रेटली स्लाउज, अब वर्ड आ गया इट, है ना। ये प्रोनाउन है, यानी कि इससे पहले नाउन यूज़ हो चुकी है, तो सी से भी शुरुआत नहीं होगी। नेक्स्ट, जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप। अच्छा, एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जब हम आर्टिकल्स यूज़ होते हैं ना, आर्टिकल्स ए एन द, ए एन और द,
तो जो द है ना वो डेफिनेट आर्टिकल है ना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है ना, तो द जब लगा है पैंथर के पहले यानी कि पैंथर की बात ऑलरेडी कहीं ना कहीं हुई है, तो डी से भी शुरुआत नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, क्योंकि ए ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बाकी सारे तो डिपेंडेंट हैं। बी और सी तो हमने देख ही लिया, और डी भी क्योंकि द पैंथर यूज़ हुआ है यानी कि पहले पैंथर के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिए रूल्स को तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है हमको 8th में। ठीक है, तो अब देखो मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले इच का मीनिंग क्या होता है, बोलते हैं ना खुजली, स्क्रैच है ना, इच गार्ड भी आता है, तो ये वही है, इच मतलब स्क्रैच, और ये सही मीनिंग है। पाई भी वही है कि कोई बेकरी वगैरह में यूज़ होती है ना, कोई फ्रूट से बनाते जो डिश, पाई का मतलब होता है कि बेक्ड डिश ऑफ फ्रूट, बेक्ड डिश ऑफ फ्रूट, और ये स्पेलिंग सही है, अमेरिकन पाई मूवी भी है। ठीक है, स्लीक, स्लीक का मतलब क्या होता है, स्मूथ है ना, स्मूथ एंड ग्लॉसी, और ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, SLEE की। पियर्सिंग की स्पेलिंग जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है PIERCING है ना। पियर्स मतलब होता है ना छेदना, जैसे बोलते कि कंछेदन है ना, कान छेदना, तो पियर्स मतलब छेद करना होता है। ठीक है, तो पियर्सिंग हो गया। नेक्स्ट है, हमें फिर से ब्लैंक में सही ऑप्शन भरना है। इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल प्रोग्रेस। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को रोज़ करोगे तो क्या होगा उसमें। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई कि होल्ड है ना, तो आप किसी चीज़ को रोज़ करोगे, अभ्यास करोगे, तो प्रोग्रेस को रोकोगे थोड़ी, क्योंकि होल्ड का मतलब क्या होता है, रोकना है ना, होल्ड का मतलब क्या होता है, रोकना, तो प्रोग्रेस रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, प्रोग्रेस तो बढ़ेगी है ना। गेट प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस, कैच प्रोग्रेस, तो क्या हो जाएगा, मेक प्रोग्रेस है ना। अगर आप किसी चीज़ को रोज़ करोगे तो प्रोग्रेस होगी आपकी। ठीक है, कैच भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्रेस कोई कैच करने की चीज़ नहीं है ना, प्रोग्रेस होती है अपने आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ को करोगे तो आप उसमें और अच्छा बनोगे, यू विल बिकम गुड ऑन गुड एट इट है ना, तो मेक प्रोग्रेस इज द करेक्ट आंसर। ये रीड करने वाली भी चीज़ है ना, अगर आपको रीडिंग की थोड़ा आदत होगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका आंसर मेक होगा। 10th क्वेश्चन क्या है कि हमको सिनोनिम बताना है वर्ड कम्पिटेंट का। ठीक है, चलिए कम्पिटेंट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग है ना, किसी चीज़ को करने की क्षमता रखना। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, बहुत अलग अलग चीज़ें जो जुड़ी हुई होती हैं है ना, बोलते हैं ना कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत टफ है, उलझी हुई प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं कॉम्पिटेंट सिनोनिम। ठीक है, पुअर, पुअर मतलब भी जो अच्छा ना हो वो पुअर हो गया। बिगिनर जो शुरुआत कर रहा है, बिगिन से बना है ये वर्ड, बिगिन से है ना, बिगिनर। और कैपेबल, कैपेबल मतलब वही जिसकी क्षमता हो है ना, जिसकी क्षमता हो, तो वो हो जाएगा कैपेबल, और कॉम्पिटेंट विल बी सिनोनिम ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है इन व्हील एंड वो। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा आप मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट है, मतलब हैक बोलूँगा ईडियम्स को पहचानने का। अच्छा, ये क्या है, व्हील एंड वो, ये दोनों क्या हैं, व्हील एंड वो बता रहा हूँ मैं, ये एंटोनिम है, राइट। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना ऑप्शंस, सैड एंड ग्लूमी, सैड एंड ग्लूमी क्या होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए है ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दोनों मतलब दोनों का मीनिंग क्या होगा, दुखी। ठीक है, सैड और ग्लूमी। सिमिलरली डिस्पेयर और फेलियर, ये दोनों भी सिनोनिम्स हैं है ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रॉस्पेरिटी एडवर्सिटी, अच्छा प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या हो गया, समृद्धि है ना,
समृद्धि, तो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि हो गया, और हमारा एडवर्सिटी क्या हो गया, नॉट अनुकूल, है ना, मतलब हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें ना होना, बुरी कंडीशन या फिर बुरा टाइम, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी ऑपोजिट है। सिमिलरली हैप्पीनेस और गुड टाइम भी सिनोनिम में, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ये आप याद करिए और इनको नोट भी करते जाइए हर एक ईडियम को। नेक्स्ट क्या है, अनाउंस, ठीक है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। अच्छा, डिनाउंस मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को, क्रिटिसाइज, है ना। सीक्रेट, सीक्रेट तो आपको पता है, ये गुप्त, है ना, ये सारे मीनिंग्स पता होंगे। हाइड भी पता है, छुपाना। अच्छा, और बोलते हैं ना एडवर्टाइज, तो ये इजी है, क्योंकि अनाउंस का मतलब होता है ना कि आप किसी को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हो, है ना, घोषणा करना, अनाउंस। और एडवर्टाइजमेंट ही वही हो गया, किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ के बारे में बताना। तो सिनोनिम ऑफ अनाउंस विल बी एडवर्टाइज। नेक्स्ट क्या है कि हमको करेक्ट ऑर्डर में ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो वाइल फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी देखो इसमें भी वही चीज़ है कि आपको कनेक्शन फॉर्म करना है ना, और आपको ये देखना है ऑप्शंस के थ्रू कि कहीं कोई एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा। तो वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज़ में, चलो सपोज हम लोग शुरू करते हैं कि पी से शुरुआत है ना, तो क्या हो जाएगा, वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल। अब देखो, अगर पी के आगे हमने शुरुआत करी, ठीक है, तो क्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ो इसको, वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल इज, तो ये कुछ नहीं, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। रिक्वायर फिजिकल द पार्ट ऑफ टीचर्स, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। और मे नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा ना, फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट, ये तो गलत है ना। तो पी के बाद तो ऐसा आएगा नहीं, यानी कि पी से शुरुआत नहीं हो रही है। जब पी से शुरुआत नहीं हुई तो काय से शुरुआत हो सकती है, आर से या फिर क्यू से। चलो, वाइल फिजिकल मूवमेंट, क्यू में क्या है, इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और ऑल लर्निंग एक्टिविटीज, है ना, मे नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। बस, तो ये तो रीड करने पे ही आ गया कि क्यू पी एस आर होगा, है ना। तो आपको ऐसे ही रीड कर करके ऑप्शंस के थ्रू ही इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्यू पी एस एंड आर। नेक्स्ट क्या है, अ ग्रीन हॉर्न, ये ईडियम है और इसका मीनिंग होता है इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बिल्कुल सही है। सिमिलरली आप एक और ईडियम याद कर लीजिए, अ ग्रीन हैंड, इसका भी यही मतलब होता है, हैविंग अ ग्रीन हैंड, यानी कि ऐसा बंदा जिसको एक्सपीरियंस कम हो। तो इसको भी नोट कर लो, अ ग्रीन हैंड, जिसका मतलब भी वही होता है, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बताना है इनडायरेक्ट से। अच्छा ठीक है, अभी क्या है, ये माइट बी मिसिंग, ठीक है। तो आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे काय में कन्वर्ट होता है, माइट में, है ना। विल काय में कन्वर्ट होता है, वुड में, ठीक है। शैल भी वुड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, विल और शैल। शैल शुड में भी कन्वर्ट होता है, बट जब वो कोई आदत के बारे में बात हो या कोई एडवाइस के बारे में बात हो, है ना। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि विल और शैल वुड में ही कन्वर्ट होंगे, शुड में तभी कन्वर्ट होगा जब कोई एडवाइस दे रहा हो या फिर कोई बहुत ज़रूरी बात कही जा रही हो। तो आप ये बात याद रखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, माइट भी है ना, तो ये मे में कन्वर्ट होगा जब इसको डायरेक्ट सेंटेंस में डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग, ऑप्शन ही नहीं है कोई और, है ना, मे बी ही ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, जिसमें माइट में मे कन्वर्ट हो रहा है। और एक और चीज़ याद रखो, है ना, देयर हेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि सेंटेंस सेम होगा, है ना, एक और ऑप्शन दे देते हैं आपको मे बी करके ही, बट उसमें लास्ट में देयर का देयर ही रहता, तो आप लोग कन्फ्यूजन में जल्दीबाजी में उस वाले ऑप्शन को लगा देते। तो ये भी याद रखो, पूरे सेंटेंस को पढ़ा करिए, है ना, कि देयर हियर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन था, तो कोई डाउट नहीं है, आराम से हो गया। इसके बाद क्या है, स्पेलिंग एरर बतानी है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ेंगे और हर एक स्पेलिंग को रीचेक करते जाएंगे कि क्या क्या है। Many communities in the world still feel that their voices and position has been disenfranchised. ये वर्ड गलत दे रखा है, disenfranchised, ठीक है।
तो ये डबल एस नहीं होता यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये याद रखिए, स्पेलिंग आपको याद रखो, ये वैसे भी पूछा जा सकता है। तो इन सारे ऑप्शंस में भी केवल डिसइनफ्रेंचाइज्ड में ही अलग अलग वर्ड वेरिएशन था स्पेलिंग का, बाकी सारी स्पेलिंग ठीक थी। तो ये सही जवाब हो जाएगा। इनफ्रेंचाइज आपने पढ़ा होगा ना, बोलते ना यूनिवर्सल इनफ्रेंचाइज, है ना, सबको एक जैसा अधिकार देना। तो डिसइनफ्रेंचाइज इनफ्रेंचाइज का ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें जम्बल दे रखा है, ठीक है। तो सिमिलर वही है, हमको पहले तो ढूंढना है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब ये देखो, पहला जो सेंटेंस है ए, वो दे से शुरू हुआ है। दे यानी कि किसी के बारे में पहले बात हो चुकी है, ए से शुरुआत नहीं होगी। दे वो ट्राउजर्स, अगेन बी से भी शुरुआत नहीं होगी। दिस प्लेस यानी कि कोई ऐसी प्लेस जिसके बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो सी से भी शुरुआत नहीं होगी, तो डी से ही शुरुआत होगी। ऑप्शन ये हो गया हमारा, आसानी से हो गया, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमको पहला सेंटेंस मिल जाए ना, तो आपको बाकी पूरा पढ़ के बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। फटाफट से डी लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। अच्छा, इसमें बताना है कौन से पोर्शन में गलती है, ठीक है। ही यूज टू रिप्लाई सही है, द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट। अच्छा, जब प्लेस की बात होती है ना, तो जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, वेयर, है ना। बोलते हैं ना, वेयर डू यू लिव, तो आप बताओगे इसके जवाब में कि किस जगह पे आप रहते हो। तो ओनली प्लेस जब यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर ही वेंट, है ना। तो यही हो जाएगा इसका जवाब, सेकंड पोर्शन में गलती है, फॉर विच की जगह होगा वेयर ही वेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरेडिक, अंडरलाइंड है, और स्पोरेडिक का हमको सिनोनिम बताना है, ठीक है। सबसे पहले स्पोरेडिक का मीन्स देखो। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि अकरिंग इरेगुलरली। जैसे आपने ये देखा होगा कि जब हम गांव के बाहर साइड जाते हैं, किसी शहर के आउटसाइड एरिया में जाते हैं, तो घर बहुत स्पोरेडिक लोकेशंस पे बने होते हैं, यानी कि बहुत जगह छोड़ छोड़ के, बहुत जगह छोड़ छोड़ के घर बने हुए होते हैं, राइट। तो ये होता है इरेगुलरली, अकरिंग इरेगुलरली, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, यहाँ पे डबल आ रहेगा, ठीक है। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होगा कि अकरिंग इरेगुलरली। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कॉन्टीन्यूअस, तो ये तो एंटोनिम हो गया, लगातार। और स्पोरेडिक का मतलब क्या होगा, गैप छोड़ छोड़ के। इनडायरेक्ट, इसको अभी होल्ड पे रखो, है ना, हो सकता है ये जवाब हो। रिपेटिटिव, ये भी नहीं होगा। ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब भी क्या हुआ, इरेगुलर, है ना। नॉट ऑफन, नॉट वेरी ऑफन, रोज़ रोज़ जो चीज़ नहीं होती। हम बोलते हैं ना कि आप ओकेजनली ताश खेल लेते हो, या फिर आप ओकेजनली कोई ड्रिंक करता है तो बोलता है कि आई एम ओकेजनल ड्रिंकर, है ना। तो जो रोज़ रोज़ नहीं पीता बट किसी ओकेजन पे पीता है, तो ओकेजनल यानी कि नॉट हैपनिंग रेगुलरली, यानी कि हैपनिंग इरेगुलरली। तो स्पोरेडिक का सिनोनिम क्या हो गया, ओकेजनल। चलो अगला क्या है कि हमको बताना है कि ऑप्शन बताओ जो सब्स्टिट्यूट कर देगा अंडरलाइंड सेगमेंट को। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अच्छा, जब आप बात करते हो ना 3 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स की, तो ये क्या, ये तो आपके भाई बहन है ना, ऐसा तो है नहीं कि होते जा रहे हैं, है ना। ये क्या है, ब्रदर सिस्टर्स वगैरह क्या हो गया, स्टेट है आपकी कोई, है ना, जिस जगह पे आप हो, है ना, जो चीज़ आपकी है वो है ना। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें लिखते हो ना कि स्टैटिव वर्ब कहलाती है ये, कि जो आपके भाई बहन हैं तो हैं, उसमें कुछ बढ़ घट तो रह नहीं है, इज़ हैविंग थोड़ी होता है ना। तो स्टेट वाली चीज़ें कहलाती हैं ये। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, राजन हैज़ 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐसी है कि जब आप पढ़ोगे ना ऑप्शंस, तो आप अपने आप गैस कर लोगे कि देखो राजन हैविंग, ये तो होगा नहीं। राजन वॉज हैविंग, ये भी नहीं होगा। राजन हैज़ बीन हैविंग, ऐसा थोड़ी है कि कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं उसके भाई बहन। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, राजन हैज़ 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। ये सब रीडिंग वाली चीज़ें हैं और आप आसानी से इसको लगा लोगे। अब आ गया क्लोज टेस्ट, ओके। तो जो क्लोज टेस्ट है, इसके लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आपको क्या करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और आपको फ्लो समझना है कि पॉजिटिव फ्लो में बात चल रही है या नेगेटिव फ्लो में बात चल रही है। दूसरी चीज़, आपको जब आप सपोज फर्स्ट वाला ब्लैंक भर रहे हो ना, तो आप सेकंड तक का पूरा पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि आपको कनेक्शन कोई मिल जाएगा उसमें कि कैसा वर्ड इसमें जाएगा, है ना। और तीसरी चीज़, अगेन वही एलिमिनेशन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज़ एक्सट्रीमली विद टेक्नोलॉजी। अच्छा, आजकल के बच्चों के बारे में बात हो रही है। दे डू रीड
quite a bit because of social media. While their writing skills may not be top notch, they do write courtesy affinity to the very. अच्छा, तो आजकल के बच्चों के बारे में बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का कैसा रिश्ता है। चलिए, तो आप देखो क्या है हिंडर्ड। हिंडर्ड मतलब वही होता है ना कि रोका हुआ, है ना, रुका हुआ, किसी के बीच में गैप है, बोलते हैं ना कि हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल भी बोलते हैं यार, ऑब्स्टेकल मतलब कि दीवार है या फिर कठिनाई है ना, तो वो हो जाएगा हिंड्रेंस। डिस्कनेक्टेड, वही कनेक्शन नहीं है ना। और ड्रियरी, ड्रियरी क्या होता है, बोरिंग, है ना। और सेवी मतलब क्या होता है, सेवी मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, एबिलिटी, आप नोट कर लो। सेवी बोलते ना कि, अच्छा आपने सुना होगा कि ही इज़ वेरी टेक सेवी, ही इज़ वेरी टेक सेवी मतलब उसको बहुत उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, है ना। बोलते कि पीपल हु आर इन प्राइवेट सेक्टर आर वेरी टेक सेवी, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्सट्रीमली सेवी विद टेक्नोलॉजी। बाकी सारे ऑप्शंस के जो मैंने मीनिंग बताया वो भी कहाँ फिट बैठ रहे हैं यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ, ये भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब बच्चों के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज होती है टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर वो दे डू क्वाइट अ बिट, दे डू रीड क्वाइट अ बिट, वो बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच, मतलब उनकी राइटिंग स्किल्स भले ही बहुत अच्छी ना हो, ठीक है। दे डू राइट कॉर्टसी ब्लैंक एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट। अच्छा ठीक है, राइटिंग स्किल भले उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो कहाँ लिखते हैं, प्लेटफॉर्म्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें वो लिखते हैं। तो पहली बात ये है कि वर्ड एफिनिटी का मतलब पता क्या होता है, लगाव, है ना, ठीक है, मतलब कि उनका उसके प्रति बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के प्रति उनका जो लगाव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा ना कि अब ये सब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि बात किसके बारे में चल रही है, बच्चों के बारे में। तो देयर का क्या मतलब यहाँ पे, है ना, किसका लगाव वेरियस प्लेटफॉर्म्स की तरफ है, उनका लगाव, उनका यानी कि देयर, देयर यानी कि बच्चों का, THEIR, देयर, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे, ये भी आप वही चीज़ मैंने बताई थी, ऑप्शंस को भी देखिए। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑन द इंटरनेट, हाउएवर वन स्किल दैट हैज़ बीन ब्लैंक अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये राइटिंग स्किल्स की बात हो गई, अब बोल रहा है कि लिसनिंग स्किल्स जो है वो अफेक्ट हुई है। तो कैसे अफेक्ट हुई है, अच्छा अभी देखो, जैसे ये वर्ड है ना अफेक्टेड, ये हो गया वर्ब, है ना। इसके पहले अगर ब्लैंक दे रखा है और यहाँ पे हैज़ बीन है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो चुका है। जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिखे हुए हैं तो बीच में क्या आएगा, एडवर्ब, है ना। जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को विशेषता बताता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे एडवर्ब यूज़ होगा, है ना। तो थ्रू तो इधर पे आएगा नहीं, ठीक है, थ्रू यहाँ पे आएगा नहीं। थ्रू तो एजेंट के लिए यूज़ होता है ना कि इस एजेंट के थ्रू आपने ये चीज़ की है, ओके, ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद डेली अफेक्टेड, नहीं, ये भी क्यों हो गया। थ्रोली मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली, है ना, कम्प्लीटली अफेक्टेड, ठीक है। थोरो मैंने बोलते ना कि थोरोली आप इस चीज़ को कंप्लीट करो तो आपका काम बन जाएगा, यानी कि पूरे लगन से अच्छे से करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा थोरोली, जो एक एडवर्ब है और यहाँ वर्ब अफेक्टेड को वो कंप्लीट कर रहा है। डेली का भी कोई यहाँ पे बन नहीं रहा है ना, मीनिंग बनने का। उसके बाद क्या है, दे आर एक्सट्रीमली पुअर ब्लैंक लिसनर इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस, ठीक है। अच्छा अभी क्या कह रहा है वो कि दे आर एक्सट्रीमली स्पेस, अच्छा इसको भी आप छोड़ो, ठीक है, आप आगे पढ़ो। दिस इशू इज नॉट एड्रेस व्हाट वी मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब विद पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स, यानी कि अगर ये इशू एड्रेस नहीं हुआ तो हमको क्या मिलेंगे, पैसिव लिसनर मिलेंगे, ठीक है, पैसिव लिसनर मिलेंगे, यानी कि अभी भी बच्चे पैसिव लिसनर्स ही हैं, है ना। अगर इशू नहीं हुआ तो हमें पैसिव लिसनर और मिलेंगे। तो क्या है, दे आर एक्सट्रीमली पुअर, पैसिव यानी कि पुअर क्या हो गया, एक्टिव,
है ना, पुअर एक्टिव लिसनर हैं वो अभी। अगर आपने इसको नहीं किया तो हमको क्या हो जाएगा, पूरे पूरे पैसिव लिसनर्स ही मिलेंगे। तो आपको याद रखना है, आगे वाली चीज़ को भी पढ़ना है ना। तो वो बोल रहा है कि अगर इशू को आपने एड्रेस नहीं किया तो हमको पैसिव लिसनर्स मिलेंगे, यानी कि अभी हमारे पास ऑलरेडी पुअर एक्टिव लिसनर्स ही हैं, और इशू को अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो वो कम्प्लीटली पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसका मीनिंग्स भी आप सारे देख लो कि क्या किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है ना कि कोई ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर है, जो आपको किसी चीज़ से अलग बनाती है ना। ये बना है डिस्टिंग्विश वर्ड से, डिस्टिंग्विश। ठीक है, आपको अलग बना रही है जो। ठीक है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, हम बोलते हैं ना कि एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दो इसका, किसी चीज़ को शो करो, है ना, शो करने के लिए बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये जो एक्टिव आया ना, ये वैसे ही आया जो मैंने बताया ना आपको, कि आपको आगे का सेंटेंस पढ़ा आपने और बोला कि अगर इशू एड्रेस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, पैसे मिलेंगे हमको, यानी कि अभी हमारे पास एक्टिव लिसनर्स हैं जो बहुत ही पुअर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, रिसर्चर्स से दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्लैंक ऑन द प्लेनेट। ठीक है, तो वो क्या बोला है कि अभी देखो, सीधी सीधी बात है कि इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी की बात चल रही, राइट, इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी की बात चल रही है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, एम्पैथाइजर्स। ठीक है, चलो एक बार पहले पढ़ भी लेते हैं कि क्या है। रिसर्च दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, अरे देखो वही बात हो गई ना कि लिसनिंग की बात चल रही है और बोल रहा है कि एम्पैथी के लिए प्राइम इंग्रेडिएंट क्या है, लिसनिंग है। ठीक है, और वर्ल्ड, अगर हमने इशू को नहीं किया एड्रेस तो फिर हमारे पास एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी, और क्या नहीं मिलेंगे हमको, एम्पैथाइजर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग लिसन नहीं कर रहे हैं, हर कोई लिखने में जुटा हुआ है सोशल मीडिया पे, है ना, कोई सुन नहीं रहा है। सुनने से क्या होता है, एम्पैथी डेवलप होती है ना, और अगर नहीं सुना जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, एम्पैथाइजर्स हमारे पास नहीं बचेंगे। ठीक है, तो एम्पैथाइजर्स हो जाएगा वर्ड, और एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों की तरफ संवेदना दिखाना, है ना, एम्पैथाइजर्स वही हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर सॉल्व। आगे हम शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे सेम डे का। तो अगर आपको पसंद आया हो जिस तरीके से मैंने पेपर सॉल्व किया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को और इम्प्रूव करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।